बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी सेक्शन के क्वेश्चंस को करना है। चैप्टर नंबर 3 में हमने फोर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है। एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को कहा था, जिसमें इशू है वो आप मुझे सेंड करेंगे। अभी तक किसी स्टूडेंट्स के आए नहीं। वैसे बहरहाल हम थ्योरी सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, फिगर शोज apparatus that demonstrate how a coin and a piece of paper fall from rest under gravity। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर है इस सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर, और एक कॉइन है। एक ट्यूब है जिसके अंदर एयर भी मौजूद है, और यहाँ से एक हमने एयर डक्ट बनाई हुई है जिससे हम एयर को निकाल भी सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो पूछता है, स्टेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन एज इट फॉल फ्रॉम रेस्ट। जैसे वो रेस्ट से फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज़ rate of change of velocity which is delta v over delta t। So students, यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो g की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चेंज होगी, सिमिलर तरीके से चेंज होगी, और दोनों का एक्सेलरेशन होगा 10। तो यहाँ पर हम इसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड मेंशन कर देंगे। बी पार्ट में वो पूछता है, द कॉइन एंड द पेपर आर एट द सेम पोजीशन शोन इन फिगर 2.1। सेम पोजीशन पर हैं जब हमने छोड़ा उन्हें। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्स एक्टिंग वाई the paper fall with constant speed, the coin still accelerate। अब हम जानते हैं कि कॉइन का एक तो वेट भी ज़्यादा है, और इस वेट की वजह से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता रहेगा, और इसका सरफेस एरिया भी स्मॉल है। असाइड इसके जो पेपर है उसका वेट भी कम है और सरफेस एरिया भी लार्ज है। तो होगा ऐसे कि इस पेपर के ऊपर लगने वाली नीचे से ऊपर को जो ड्रैग फोर्स है एयर की वजह से, वो ड्रैग फोर्स जल्दी एक्ट करेगी और इसकी नीचे वाली मोशन को रिटार्ड करेगी, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस कॉइन की, तो कॉइन का जो वेट है वो ज़्यादा है और इसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो कम है। इस वजह से ये ज़्यादा देर तक एक्सेलरेट करता रहेगा, बजाय जो कि पीस ऑफ पेपर जो है वो स्लो एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लग गया। तो हम इसको ऐसे ही आंसर करेंगे कि द वेट ऑफ अ पेपर इज़ इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के चूँकि वो बराबर हो गया है, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, और वेट ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस। वेट कॉइन का ज़्यादा है, रेजिस्टेंस उस पर कम है, इस वजह से वो एक्सेलरेट करता रहेगा। सी पार्ट है, अ वैक्यूम पंप इज़ कनेक्टेड ए। यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप कनेक्ट करके एयर को निकाल लिया है ट्यूब से। द कॉइन एंड पेपर फॉल डिफरेंटली इन वैक्यूम फ्रॉम द वे दे फॉल इन एयर। स्टेट टू ऑफ दोज डिफरेंसेस। क्या वजह है कि जब हमने एयर को निकाल दिया, जैसे कॉइन और पेपर पहले एयर की मौजूदगी में नीचे आ रहे थे, वैसे नीचे नहीं आएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉइन पे और पेपर पे जो डिफरेंट ड्रैग फोर्स थी वो हो गई है ख़त्म। इस वजह से
दोनों का एक्सेलरेशन नीचे आने वाला जी जो है वो दोनों का सेम हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10। अब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो हम यही कहेंगे कि इन वैक्यूम बोथ पेपर एंड कॉइन रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब एट द सेम टाइम। और दूसरा डिफरेंस ये है एयर के बाद कि इन वैक्यूम बोथ पेपर एंड कॉइन आर एट द सेम वर्टिकल हाइट एट ऑल टाइम। मतलब वो हर पॉइंट पर नीचे की तरफ आते हुए सेम हाइट पर होंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर जो एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स है वो ख़त्म हो गई है, जो इनके नीचे आने को डिफ़र कर रही थी। इसको ज़्यादा रोक रही थी, इसको कम रोक रही थी। तो हम ये कहेंगे कि ड्रैग फोर्स क्योंकि ख़त्म हो गई है, इस वजह से अब दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेटमेंट है व्हेन अ कार ड्राइवर सीज एमरजेंसी अहेड, मतलब कोई चीज़ आगे एकदम से आ जाती है कार के, ही अप्लाइज द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करता है। ड्यूरिंग हिज रिएक्शन टाइम द कार ट्रेवल एट स्टेडी स्पीड एंड कवर अ डिस्टेंस नोन एज थिंकिंग डिस्टेंस। कहता है जैसे ही अभी उसने सोचा कि सामने कोई चीज़ आई है तो उसकी ब्रेक दबाने से पहले कार का जो डिस्टेंस है उसको थिंकिंग डिस्टेंस कहा गया। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। उसके बाद जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी है तो फ़ौरन से कार इनर्शिया की वजह से रुक नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा मूव करेगी। तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेक लगाने के बाद जो वो मूव कर रही है। क्वेश्चन ये है कि हमने स्टेट करना है इसमें एनर्जी चेंजेस दैट अकर एज द कार ब्रेक्स। ब्रेक जब हमने अप्लाई की है तो एनर्जी कौन कौन सी चेंज हुई है। फिगर में एक ग्राफ है 9.1 में, शोज़ दैट स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। इस तरफ टाइम है सेकंड्स में, इस तरफ स्पीड है v। द ड्राइवर सीज द एमरजेंसी एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने एमरजेंसी देखी है, ये उसका जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये है उसका थिंकिंग डिस्टेंस, और ये उसने जो ब्रेक अप्लाई की हैं ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जिसमें वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होती गई है, डिक्रीज़ होती गई है। द टोटल मास ऑफ द कार इज़ 800 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है डिटरमाइन, पहली बात थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, डीसेलरेशन जो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुआ है, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। उसके अलावा सी पार्ट में हमने यूजिंग द आइडिया अबाउट फ्रिक्शन एंड डिसेलरेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ अफेक्टेड। अगली बात है यूजिंग न्यू टायर रादर देन बैडली वॉर्न टायर्स द कार स्किडिंग। स्किडिंग कहते हैं कि टायर्स जब रुक जाते हैं तो वेट रोड के ऊपर फिसलने लग जाने को स्किडिंग कहेंगे। एंड द कार कैरिंग अ हैवी लोड ऑफ पैसेंजर, और अगर कार हैवी लोड ऑफ पैसेंजर हो तब यहाँ पर डिसेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और फ्रिक्शन किस तरह की होगी, इन सारी चीज़ों के हमने आंसर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट द एनर्जी चेंजेस अकर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ए पार्ट वो कहता है कि एनर्जी चेंजेस हमने बताने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कार मूव कर रही है उसके पास जो एनर्जी मूविंग कंडीशन में होती है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई होंगी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से कार के मूव करते हुए जो टायर सड़क पर फ्रिक्शन गेन करेंगे, तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी, एक हीट एनर्जी में और दूसरा साउंड एनर्जी में। ये एनर्जी चेंजेस अगर हो रहे हैं। बी पार्ट जिसमें वो कहता है कि जैसे ही उसने ड्राइवर ने देखा उसका जो थिंकिंग डिस्टेंस सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले जितना कवर किया उसने एरिया। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो ये आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा, कौन सा, थिंकिंग डिस्टेंस।
ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पर विड्थ देखें क्या है। यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ 0 से 30 तक हमारे पास हाइट है जो कि लेंथ कहलाएगी, और 0 से 1 तक हमारे पास विड्थ है। इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस ग्राफ से हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। उसके बाद है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक उसने अप्लाई की तो ये वाला ग्राफ बना है। अब इस ग्राफ को अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें इस ग्राफ का, तो ये आपके पास एक बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया आपको क्या बताएगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस, ड्यूरिंग ब्रेक्स जो डिस्टेंस कवर किया गया। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। वो बराबर होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस के, वो बराबर हम जानते हैं 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास हाइट जो है वो 30 है, ब्रेथ हमारे पास 4 है। 1/2 4 इंटू 30 दैट इज़ इक्वल टू 60 मीटर। अब हमने दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए, एक थिंकिंग डिस्टेंस और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है थर्ड पार्ट में, डीसेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग ब्रेक्स। मतलब इस दौरान जो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो डीसेलरेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, ग्रेडियंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन का चेंज मतलब हमने चेंज निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इस दौरान हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इज़ 30 एंड टाइम 4। 30 को 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है डीसेलरेशन। ये हमने तीसरा पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। लास्ट अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। ब्रेक्स की हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू डिस्टेंस, सॉरी एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर हम मास की जगह 800 गिवन है, 7.5 यहाँ पर एक्सेलरेशन जो डीसेलरेशन है वो पुट करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। अब सी पार्ट है आगे। सी पार्ट में वो पूछता है कि यूजिंग द आइडिया अबाउट फ्रिक्शन एंड डिसेलरेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ अफेक्टेड बाय। अब 3 फैक्टर्स हैं, एक में यूजिंग न्यू टायर, बी में स्किडिंग वेट रोड हो तो क्या होगा, और तीसरे में हैवी लोड हो तो। इनको एक्सप्लेन करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि देयर इज़ मोर फ्रिक्शन बिटवीन न्यू टायर्स एंड द रोड, सो ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार डीसेलरेट फास्टर एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। नए टायर होंगे तो उसके अंदर फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन से मुराद है न्यू टायर्स जब इतने घिसे नहीं होते तो उनके ऊपर आप देखते हैं एक पैटर्न बना होता है। वो पैटर्न बेसिकली ब्रेक्स के लिए होता है। तो जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं न्यू टायर की तो जल्दी रुक जाएंगे, बजाय इसके कि अगर वो घिस गए हैं टायर तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और कार ज़्यादा दूर जाकर रुकेगी एज़ कम्पेयर टू न्यू टायर। दिस फॉर न्यू टायर एंड दिस इज़ फॉर ओल्ड टायर। बी पार्ट में उसने पूछा था अगर वेट हो सरफेस, तो वेट सरफेस में भी हम जानते हैं कि कार डीसेलरेट स्लोअर ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन कम होगी तो ब्रेक्स अप्लाई करने से वो रुकेगी भी कम बल्कि ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करेगी। अ कार एंड वेट रोड एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो पता ये लगा कि अगर वेट रोड हो तो हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और तीसरा पार्ट इसका ये था अ कार कैरिंग हैवी लोड। अब हैवी लोड में क्या है,
कि हैवी जितना मैस ज़्यादा होगा कार में उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और इसी तरह अगर ज़्यादा हैवी कार है, ज़्यादा पैसेंजर हैं, तो उसको अगर ब्रेक अप्लाई की जाए तो भी वो जल्दी रुकेगी नहीं और ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन तीनों पार्ट्स का आंसर ये बना कि कार के टायर न्यू तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो बी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, इजीली रुक जाएगी गाड़ी। अगर वेट सरफेस है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास बढ़ जाएगा, दूर जाके रुकेगी। और अगर पैसेंजर ज़्यादा हैं तो भी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक हैवी चीज़ को रोकना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कंपेयर टू लाइटर। तो ये इस तीनों पार्ट्स के हमारे पास कंक्लूसिव आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी आपको मसला है वो मुझे आप नोट करके अपनी नोटबुक पे सेंड करेंगे विद द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बीच में वो भी इंक्लूड करके। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा फिर। ठीक हो गया? फर्दर अगर कोई क्यूरी हो इस बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।